देखिए बच्चों, आज अब मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ाऊंगी कक्षा 6 हिंदी का। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, दूसरा पाठ है जिसका नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। पाठ का नाम है अपना स्थान स्वयं बनाइए। ठीक है, तो ये एक कहानी है बच्चों, जिसका मैं आपके सामने आदर्श वाचन करूंगी। आदर्श वाचन यानी मॉडल रीडिंग। अभी आप छोटे बच्चे हैं तो आपको कहानी पढ़ के पहले मैं सुनाऊंगी और फिर इस पे आधारित प्रश्न उत्तर हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं प्रारंभ कर रही हूँ मॉडल रीडिंग यानी आदर्श वाचन। पाठ का आदर्श वाचन अपने आप में बहुत महत्व रखता है। आदर्श वाचन करने से हिंदी के उच्चारण में बच्चों स्पष्टता आती है, हम उच्चारण सीखते हैं। ठीक है, तो उच्चारण सीखने के लिए हमें आदर्श वाचन यानी कि मॉडल रीडिंग लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। सभी बच्चे किताब लेके बैठेंगे और जैसे कि मैं पढ़ रही हूँ, जो जो पंक्ति मैं पढ़ रही हूँ उसी पंक्ति को मेरे साथ बोलते हुए आप भी दोहराएंगे, या जिन पंक्तियों को पहले मैं बोल चुकूंगी उन पंक्तियों को आप पुनः मेरी ही लैंग्वेज में दोहराएंगे। जिससे क्या होगा, यदि कहीं आपके उच्चारण में अशुद्धि है तो वो दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आपके स्तर पर लैंग्वेज जो होती है, हिंदी हो अथवा इंग्लिश हो, दोनों ही लैंग्वेज में मॉडल रीडिंग यानी कि आदर्श वाचन का बहुत अधिक महत्व है। कोई भी भाषा, खासकर हिंदी की बात है, जैसा हम बोलते हैं हिंदी भाषा को वैसा ही हम लिखते हैं। तो हिंदी भाषा को शुद्ध बोलना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि लेखन में शुद्धता आ सके। ठीक है, चलिए जो आपका पाठ है अपना स्थान स्वयं बनाइए, इसकी जो मॉडल रीडिंग है यानी कि जो इसका आदर्श वाचन है वो मैं अब प्रारंभ कर रही हूँ। ठीक है, आदर्श वाचन में इसका प्रारंभ कर रही हूँ। देखिए सुनिए। एक राज्य में एक राजा था। ठीक है, तो राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक आदमी की जरूरत है, कोई तुम्हारी निगाह में जचे तो लाना। जहां हम हल्के से रुकते हैं वहां बच्चों कोमा लगा होता है, जहां कोमा लगा हो वहां हमें हल्के से रुकना है। ठीक है, पर इतना ध्यान रखना कि आदमी अच्छा हो। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद आदमी को एक युवक जचा। उस आदमी को एक युवक जचा। उसने युवक की नौकरी छुड़ा दी और उन्नति का आश्वासन देकर राजा के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो राजा को अपनी बात याद ही ना आई। राजा बाद में बोले, हाँ उस समय शायद कोई बात मेरे मन में थी, पर मैंने अब तो कोई बात नहीं की है। मंत्री ने कहा, हुजूर मैंने इसे हजारों में से छांटा है और बढ़िया नौकरी से छुड़ाकर लाया हूँ। राजा ने कहा, जरा सोच कर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर जब तुम कह रहे हो तो हम इसे अपने दफ्तर में चपरासी रख लेते हैं, वेतन 15 रुपए मिलेगा। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने राजा की सेवा करने का मौका मिलेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि मैं अपने राजा की सेवा कर पाऊंगा। यह कहकर वह नौकरी के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे दफ्तर में छोड़ने गया तो वहां धूल थी, क्योंकि राजा वहां ना कभी जाते थे और ना उस स्थान के लिए उन्होंने कोई व्यक्ति ही नियुक्त किया था। यह देखकर मंत्री बहुत दुखी हुआ, परंतु वह युवक इतना होने पर भी खुश था। इतनी बात हो गई लेकिन वह युवक अभी भी खुश था। उसने अच्छा स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। ये बच्चों मैंने वह पंक्तियां पढ़ी हैं जो आपकी किताब में लिखी हुई हैं। अब मैं अपने शब्दों में इनको आपको समझाती हूँ। एक समय की बात है, एक राजा था। एक दिन अचानक उसके मन में एक विचार आया कि मेरे लिए कोई एक अच्छा सा व्यक्ति ढूंढ के लाना अगर तुम्हारी नजर में हो। ऐसा उन्होंने अपने मंत्री से कहा। मंत्री उसी दिन से खोजबीन में लग गया। बड़े दिन ढूंढने के बाद वह एक अच्छा व्यक्ति लेकर आया और कहा, महाराज ये एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूँ। मैंने इसे एक बहुत अच्छी नौकरी से छुड़ाया है।
महाराज ने कहा अच्छा, मैंने तुमसे कहा था कि ना मेरे लिए कोई व्यक्ति लेके आना, चलो कहा होगा। उस दिन मेरे मन में कोई बात होगी, लेकिन आज तो मेरे मन में कोई बात नहीं है, मुझे इस व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास कोई काम ही नहीं है। ये सुनकर मंत्री को बहुत दुख हुआ और कहा महाराज मैं तो इसे नौकरी छुड़ाकर यहाँ लेके आया हूँ, अब बताइए मैं क्या करूँ। राजा ने कहा ठीक है, जब इतना जोर डाल रहे हो तो हम इसको अपने यहाँ चपरासी रख लेते हैं। तो चपरासी के रूप में उसको नियुक्त कर दिया गया। ऐसा देखकर मंत्री को बड़ा दुख हुआ कि भाई मैं तो बहुत ऊंचे पोस्ट से इसको लेके आया था, बेचारे को यहाँ काम भी मिला तो चपरासी, और मासिक वेतन कितना 15 रुपए। लेकिन वह लड़का खुश था, बोला कोई बात नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि मैं यहाँ रहकर अपने राजा साहब की सेवा कर पाऊंगा, इतना ही मेरे लिए काफी है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई बच्चों। अब हम देखते हैं अगले पैराग्राफ को, पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में क्या हुआ। युवक ने लगातार कई दिनों तक उस दफ्तर को साफ करके उसे शाही दफ्तर का रूप दे दिया। उस दफ्तर में एक छोटी सी कोठरी थी। युवक ने उसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि पिछले सालों में बादशाह के पास जो निजी पत्र आए थे उनके लिफाफों का ढेर उस कोठरी में था। उनमें से बहुत से लिफाफों पर सोने की पच्चीकारी थी और रत्न जड़े हुए थे। पच्चीकारी कहते हैं नक्काशी, यानी कि उस पर जो डिजाइन किया गया था वो सोने से किया गया था। ये वे लिफाफे थे जो विवाह जैसे शुभ अवसरों पर दूसरे राजाओं और अमीर उमराव के यहाँ से आए थे। युवक ने कारीगर लगाकर सब कीमती सामान लिफाफों से उतरवा लिया और बाजार में बेच दिया। युवक ने क्या किया, कई दिन लगातार उस दफ्तर की सफाई की। उस दफ्तर के अंदर उसको एक कोठरी मिली। उसने क्या किया, उस कोठरी को जब खोला तो उसमें ढेर सारे लिफाफे रखे हुए थे। उन लिफाफों में कई तो बहुत सारे ऐसे थे जो शादी विवाह के अवसर पर भेजे जाते हैं, निमंत्रण पत्र जो अन्य राजाओं की ओर से आए थे। जब राजाओं के यहाँ कार्ड छपते हैं तो उस पर सोना चांदी हीरे जवाहरात लगाए जाते हैं। तो उसने एक दिन कारीगर बुला करके एक व्यक्ति बुलाया और काम पे लगा दिया। सारे उसने हीरे जवाहरात सोना आदि छुटवा लिया उन लिफाफों पर से और उनको जो है इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और बाजार में जाकर बेच दिया। जितना भी सामान इकट्ठा हुआ, सोना चांदी हीरा मणि माणिक्य जो भी निकला उन लिफाफों पर से, जैसे हम लोगों के लिफाफे पे 1 रुपया चिपका होता है नहीं होता है, या फिर जब हम वो करते हैं कहीं कार्ड भेजते हैं तो कार्ड पे हम लोग प्लास्टिक के या स्टील के या तांबे के गणेश जी बनवा के छपवाते हैं, है ना। तो उसकी जगह पे जब राजाओं का अगर मान लीजिए कार्ड होगा तो उस पर तो सोने चांदी के ही बनाए जाएंगे, हीरे के ही बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से वो जो लिफाफे थे बहुत ही कीमती थे, बहुत ही ज्यादा महंगे थे वो कार्ड, जिनसे वो सारी चीज छुटाकर बाजार में बेच दी गई। आगे देखिए क्या होता है। सामान बेचकर उसे कई हजार रुपए मिले। उनमें से कुछ रुपए तो उसने दफ्तर में बढ़िया फर्नीचर और चित्र आदि लगाने में खर्च कर दिए और बाकी सरकारी खजाने में जमा कर दिए। जहां वह सामान बिका उसने उसकी रसीद ली और जहां से यह सामान खरीदा गया उसकी भी रसीद ली। दफ्तर सचमुच शाही दफ्तर हो गया। चुगलखोरों ने राजा के यहाँ शिकायत की वह रुपया लुटा रहा है। देखिए इसका क्या अर्थ है। उस व्यक्ति ने क्या किया, जितने की चीज बिकी वो सारे सोना चांदी उतने रुपए की उसने रसीद ली जहां पे बेचा था। फिर उसने कुछ सामान खरीदा, ऑफिस के लिए कुछ चित्र खरीदे, फर्नीचर खरीदा, बहुत सारी चीजें खरीदी, उसकी भी उसने पर्ची ली यानी रसीद ली। और अब वास्तव में जो ऑफिस था वो ऑफिस जैसा यानी दफ्तर के जैसा ही हो गया था। प्रत्येक काम लिखत पढ़त से वहां पर होने लगा। अब कुछ लोग राजा के बड़े हितैषी होते हैं चुगलखोर, उनके पेट में बात ना रुकी तो चुगलखोरों ने राजा से शिकायत कर दी कि अरे वो तो आपके सरकारी खजाने का पैसा लुटा रहा है। एक दिन राजा गुस्से से भरा हुआ दफ्तर में पहुंचा तो दफ्तर की हालत देखकर दंग रह गया। फिर भी उन्होंने तेज आवाज से पूछा, तुमने ये सजावट किसके रुपए से की है? दफ्तर के रुपए से हुजूर, कहकर उसने राजा को रद्दी लिफाफों की कहानी सुनाई कि मैंने कोठरी से रद्दी लिफाफे निकाले थे और उनसे ही मैंने ये सब किया है। और खजांची से गवाही दिलवाई कि दफ्तर का सामान खरीदने के बाद बचा हुआ रुपया खजाने में जमा कर दिया गया है। अब उसने क्या किया, अपनी सफाई में ये बात पेश की कि देखिए ये रसीद है खरीदने की भी और बेचने की भी, और शेष जो रुपया बचा है वो मैंने शाही खजाने में जमा करा दिया है। इस बात की जो
गवाही थी वो उसने सरकारी खजांची से दिला दी। राजा रीझ गए, यानी कि राजा बहुत प्रसन्न हुए और उस युवक को अपने राज्य का वित्त मंत्री बना दिया। देखिए चपरासी से वह वित्त मंत्री बन चुका है, तो उसके कार्य का ये परिणाम हुआ जो उसने ईमानदारी से किया था कि राजा ने उसको वित्त मंत्री बना दिया। इस कारण दूसरे मंत्रियों को परेशानी होने लगी। निश्चित बात है बच्चों, जो व्यक्ति गलत स्वभाव का होता है, किसी को आगे बढ़ते हुए देखकर उसके मन में ईर्ष्या पैदा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वह ना तो स्वयं बेईमानी करता था और ना किसी को करने देता था, ना लापरवाही करता था और ना किसी को करने देता था, तो लापरवाही उसको पसंद नहीं थी। उसके बाद से तो जो भी मंत्री राजा के पास जाता, किसी न किसी बहाने युवक की शिकायत करता। सभी मंत्रियों को आदत हो गई थी उस युवक की शिकायत करने की, जिससे कि वह राजा की नजरों में गिर जाए। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, हम किसी के द्वारा भी की गई शिकायत से कभी भी किसी की नजरों से नहीं गिरते हैं। हमारे स्वयं के कर्म होते हैं जो हमें गिराते हैं और हमारे स्वयं के ही कर्म होते हैं जो हमें उठाते हैं। एक रात 2 बजे राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, हमारे सब मंत्रियों को उनके घरों से उठाकर इस कमरे में ले आओ, लेकिन वे जिस हालत में हो उसी हालत में लाया जाए। अभी आदेश दिया गया कि सभी मंत्रियों को यहाँ पर पेश किया जाए राजमहल में, और जो जिस अवस्था में हो अपने घर पे, इसी अवस्था में उसको यहाँ पर पेश किया जाए। समझ लो हमारा हुक्म है, अगर कोई पलंग पर सो रहा हो तो उसे पलंग सहित ज्यों का त्यों यहाँ लेकर आया जाए। यदि कोई कालीन पर बैठा चौपड़ खेल रहा हो तो कालीन समेत यहाँ लाया जाए, यानी जिस अवस्था में उसके आसपास की जो चीजें हैं वो भी वैसी ही लाई जाएं। 1 घंटे के भीतर ही सभी मंत्री महल के एक बड़े कमरे में आ गए। राजा ने देखा कि 8 में से 7 मंत्री नशे में थे। रात्रि का समय है तो 7 मंत्री ने मदिरापान किया था। इनमें से कुछ जुआ भी खेल रहे थे। मदिरा पीने के बाद दूसरी गलती, वो जुआ खेल रहे थे। वित्त मंत्री भी बनियान पहने एक चौकी पर बैठे दिए की रोशनी में एक कागज देख रहे थे। जो भी वित्त मंत्री चुना गया था, जो युवक चपरासी था, फिर वित्त मंत्री चुना गया, वो युवक एक चौकी पर बैठा हुआ दिए की रोशनी में एक कागज से बार बार हिसाब जोड़ रहा था। सभी मंत्री बहुत लज्जित हुए कि हम सब देखो, कोई शराब के नशे में पड़ा है, कोई जुआ खेल रहा है, और एक व्यक्ति ऐसा है कि घर जाकर भी रात्रि में भी दफ्तर के काम में लगा हुआ है, राजमहल के काम में लगा हुआ है। तब राजा ने वित्त मंत्री से पूछा, जनाब रात में 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? भाई बताइए, आप रात के 2 बजे किस कागज में उलझे हुए थे? उसने उत्तर दिया, हुजूर दूर के इलाके से इस साल का जो कर आया है, कर माने टैक्स जो आया है, उसमें पिछले साल से 1 पैसा कम है। पिछले साल 1 पैसा ज्यादा था और इस बार 1 पैसा कम है। तो बार बार देख रहा था कि जोड़ में कोई भूल तो नहीं है या सचमुच पैसा कम है। उसने कहा कि महाराज मैं तो यहाँ पर बार बार जोड़ घटा इसलिए कर रहा हूँ कि कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई जोड़ने में, या सच में ही 1 रुपया इस बार, 1 पैसा इस बार कम आया है। राजा ने अपनी जेब से 1 पैसा निकालकर कहा, लो अब हिसाब ठीक कर दो और घर जाओ और आराम करो। राजा ने 1 पैसा दिया कि लो ये जोड़ दो इसमें, अब कोई समस्या नहीं, और घर जाओ आराम से सो जाओ। वित्त मंत्री ने नम्रता के साथ पैसा वापस करते हुए कहा, हुजूर पैसा तो मैं भी डाल सकता था, 1 पैसा डालना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पैसा तो मैं भी डाल सकता था, पर यदि पैसा कम है और उसके लिए पूछताछ ना हुई, क्योंकि 1 पैसा कम है, उस 1 पैसे के लिए यदि हमने पूछताछ नहीं की तो इससे अफसरों में ढील और बेईमानी पैदा हो जाएगी, यानी अफसर ढीले हो जाएंगे। कोई कम दे रहा है कम ले आएंगे, कोई नहीं दे रहा है तो ना भी लाएंगे, तो ये तरीका तो गलत है, और उनमें बेईमानी की आदत पैदा होगी। किसी ने ज्यादा दे दिया तो जेब में रख लिया। उनकी इस बात को सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उस युवक की, जो कि वित्त मंत्री चुना गया था चपरासी से, उसकी बात को सुनकर के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने युवक को राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया। देखिए पाठ का जो शीर्षक है वो एकदम सार्थक हो गया कि अपना स्थान स्वयं बनाइए। सबसे पहली बात तो जब उस युवक को लाया गया था तो उसके लायक कोई काम नहीं था, राज्य में उसके लायक कोई काम ही नहीं था। मंत्री के बहुत आग्रह करने पर उसको चपरासी बनाया गया। अपने ईमानदार स्वभाव की वजह से चपरासी से वह वित्त मंत्री बना, और वित्त मंत्री के कार्य को इतनी लगन से, इतनी ईमानदारी से किया कि अपनी ईमानदारी की वजह से वो प्रधानमंत्री बन गया। बताइए
तो हम इस संसार में अपना स्थान बच्चों स्वयं बनाते हैं। ये वाली बात आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके शब्दार्थ की ओर। ठीक है, जो इस पाठ में आपके कठिन शब्द आए हैं वो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख रही हूँ। देखिए, जो कठिन शब्द हैं वो मैं अब आपके सामने यहाँ लिखूंगी। यहाँ पे लिखेंगे हम शब्द और यहाँ पर लिखेंगे उनका अर्थ। ठीक है, तो जो शब्द है वो है कृतज्ञता। कृतज्ञता पहला शब्द है हमारा कृतज्ञता, जिसका अर्थ होता है उपकार या मानना। उपकार या मानना। ठीक है, दूसरा जो हमारा शब्द है वो है आश्वासन। आश्वासन जो शब्द है उसका अर्थ होता है आशा दिलाना। आशा दिलाना। ठीक, अगला शब्द है हमारा पच्चीकारी। पच्चीकारी बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया पच्चीकारी का होता है जड़ना।